नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं अमित जैन शास्त्री आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि जो भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत होंगे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संविदा शिक्षक वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं वो इस चीज को जरूर पढ़ लें। वो किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हों उसमें भाषा शिक्षण की विधियां पूछी जाएंगी, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उनकी परिभाषा को सुनते जाएं और कोशिश करें कि याद भी कर लें। हमारे आगे की भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसलिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते जाएं, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय पढ़ने जा रहे हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। देखें, जब भी एक टीचर भाषा शिक्षण के सिद्धांत के समय याद रखना है कि हम एक शिक्षक हैं और कैसे एक अच्छा शिक्षक बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। इस सिद्धांत हमने सीख लिया कि शिक्षक को जो कक्षा में उपस्थित बच्चे उनको अच्छी तरीके से पढ़ाना है, तो हम इन सिद्धांतों को समझ जाएंगे। बीएड डीएड में ये सब कुछ पढ़े हैं, तो आज हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, इनकी परिभाषा और इनके नाम आप ध्यान से पढ़ते जाएं। पहला सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत से मतलब है कि हमें जिस विषय को बच्चों को पढ़ाना है उस ज्ञान का हमें चयन कर लेना चाहिए कि हमें कितना पढ़ाना है। रायबन जो हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक का जो चयन है उसके विषय की सफलता पर निर्भर करता है कि शिक्षक कैसे विषय का चयन कर रहा है। जो हमें बच्चे को पढ़ाना है उसका हमें सही चयन करना है, उसकी रुचि के अनुसार वो एक उद्देश्य बना करके बच्चों को पाठ पढ़ाना है। इसके बाद अगला है अनुकरण का सिद्धांत। ये बहुत मोस्ट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनुकरण का सिद्धांत, जब भी कोई बालक होता है वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। उसको जैसा वह शिक्षक को देखेगा वैसे ही सीख जाएगा। अपन जैसी भाषा बोल रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण भी बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, वह जैसे वर्ण सुनता है वैसे बोलता है। तो शिक्षक का बालक विशेष रूप से अनुकरण करता है। तो हमें इस प्रकार से अपने उच्चारण को, अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहिए कि बालक का उसका अनुकरण करके बालक भी अच्छा बन सके। इसके बाद अगला है बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित का सिद्धांत मतलब जो भी हमारी शिक्षा हो वो बाल केंद्रित हो। हमें बालक को मुख्य कर करके उसकी शिक्षा करनी है। वहां का उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्र, बालक के अनुसार वातावरण बनाएं, उसकी योग्यता और क्षमताओं को देखें और जैसी बालक की रुचि हो उस अनुसार उसको पठन पाठन कराएं। इसके बाद अगला है रुचि का सिद्धांत। हम जो भी चीज बालक को पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो विषय रुचिकर होना चाहिए और हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बालकों को उसमें रुचि आए और पढ़ करके उत्साह जागृत हो। रुचि होगी तभी बालक अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो रुचि का सिद्धांत। इसके बाद है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत से मतलब है कि हम बालक को जो विषय पढ़ा रहे हैं उसको हमें जीवन से संबंधित करना पड़ेगा कि उनके जीवन में इससे क्या क्या लाभ होंगे, उनके जीवन में कहां पर उपयोगी होगा। उसके वर्तमान के जो अनुभव हैं उसको पूर्व के अनुभवों से जोड़ करके उसके जीवन से संबंधित हमें उस विषय को बनाना चाहिए। इसके बाद बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बोलने और लिखने में सामंजस्य नहीं होता है तो वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं। यही अशुद्धियां लिपि का अज्ञान और भाषा का उच्चारण, जो वर्णों का उच्चारण है वो ठीक नहीं होने के कारण होती हैं। इसलिए हम जो बोल रहे हैं वही लिखना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द हम बोलते हैं वैसे ही लिखे जाए। इसलिए शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए और लिपि का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद अगला सिद्धांत है लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सीधा अपन लेखन शुरू करा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखन कार्य से पूर्व पहले बच्चों को मौखिक कार्य कराना चाहिए। वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो वर्णमाला पहले बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए, उसके बाद उन्हें लिखने का ज्ञान कराना चाहिए। तो पहले मौखिक कार्य कराएं और फिर उसके बाद लेखन का कार्य कराएं। इसके बाद अगला सिद्धांत है स्तरानुकूल क्रमानुसार शिक्षण का सिद्धांत। मतलब स्तर के अनुकूल, क्रम के अनुकूल बच्चों के पठन पाठन हो। जो प्राथमिक लायक जो बच्चे हैं छोटी उम्र के, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनको प्राथमिक, फिर उससे बड़े उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक, ऐसे करके हमें क्रमानुसार बच्चों को अध्ययन कराना चाहिए।
रॉबर्ट लाडो ने इसके विषय में बहुत अच्छी बात कही कि भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण हमें बच्चों के अंदर करना है और ये आदतें धीरे धीरे ही बनती हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो ये सिद्धांत हमने 8 पढ़ लिए। अब इनकी हमने परिभाषा पढ़ ली। अब हमें आगे धीरे धीरे और सिद्धांत भी पढ़ने हैं, तो इसके पहले इनको आप ध्यान से नोट कर लें। सिद्धांत हम देखें, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये भी बहुत जरूरी है। वैयक्तिक भिन्नताएं कैसी होती हैं कि प्रत्येक बालक की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि अलग अलग होती है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो कक्षा में बालक हैं, किस बालक की कितनी बुद्धि है, कितनी क्षमता, कितनी योग्यता है, उसी के अनुसार हमें उन्हें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। इसके बाद अगला है प्रयत्न का सिद्धांत। कई विषय ऐसे होते हैं जो प्रयत्न करने पर ही आते हैं, जैसे सस्वर पाठन, अनुवाद, वाक्य रचना। तो हमें बच्चों को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि आप इनके लिए प्रयत्न करते रहें, निरंतर अभ्यास करें, जिससे कि आपको विषय अच्छे से आने लगे। इसके बाद अगला है आवृत्ति या अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जिस चीज को बार बार दोहराया जाएगा वो चीज हमें याद हो जाएगी। तो अभ्यास के सिद्धांत में ये बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि कठिन जो पाठ हैं उनको ज्यादा अभ्यास कराया जाए और सरल पाठ को कम, और कठिन पाठ को बार बार अभ्यास कराएंगे तो वो भी सरल लगने लगेगा, बच्चों को आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। इसके अंतर्गत कई पद्धतियां भी हैं, जैसे मॉन्टेसरी पद्धति और भी कई प्रोजेक्ट पद्धति हो गई, किंडरगार्टन पद्धति हो गई। ये सब क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत ही आई हैं। रायबर्न ने इसको प्रमुख सिद्धांत माना है। साथ ही साथ फ्रोबेल इसके बारे में लिखा है, फ्रोबेल ने इसको करके सीखना नाम से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्रियाशीलता मतलब बच्चे कुछ ना कुछ करते रहें, वो बाद में आगे बढ़े, सस्वर पाठन करें, क्योंकि इनमें कहा गया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत रहेगा तो बच्चे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनका दिमाग बटा रहेगा। इसके बाद अगला है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक को नियोजित कर लेना चाहिए कि आज हमें कौन सी पाठ विषय वस्तु पढ़ानी है, उसकी योग्य सामग्री का नियोजन कर लेना चाहिए, क्या हमें उसमें सहायक सामग्री लगेगी। नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत ही पाठ योजना तैयार की जाती है। जब आप बीएड डीएड में शिक्षण के लिए जाते हैं तो पाठ योजना बना के जाते थे, नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत ही होती है। इसके बाद है स्वयं संशोधन का सिद्धांत। स्वयं संशोधन का सिद्धांत के अंतर्गत है कि बालक अपनी भाषा को, अपनी वर्तनीगत अशुद्धियों को स्वयं संशोधित करते जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, वह स्वयं उसमें संशोधन, उसमें सुधार करता जाता है। इस सिद्धांत की परिभाषा में इसलिए याद रखनी है क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं कि भाषा का बालक स्वयं संशोधन कब करता है, किस सिद्धांत के अनुसार करता है, पाठ्य योजना किस सिद्धांत के अनुसार बनाई जाती है, करके सीखना कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत है। तो ये हमें ऐसे प्रश्न बनते, इसलिए पूरी परिभाषा याद करनी है। इसके बाद अगला है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत हमें अपने पाठ को विभाजित कर लेना चाहिए। पाठ को कुछ बिंदुओं में विभाजित कर लें, इस उपयोग कर लें कि हमें कितना आज पाठ पढ़ाना है, कितना एक क्लास में बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, उसकी पाठ नियोजित कर लें कि इतना पढ़ाना है, उसकी सामग्री भी उतनी व्यवस्थित कर लें। इस प्रकार से हमें पहले से नियोजन कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमें पढ़ाना है। इसके बाद है अगला स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी कक्षा के अंतर्गत बहुत जरूरी है। जो बालक हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी कठिनाइयों को, अपने प्रश्नों को शिक्षक के समक्ष आसानी से रख सकें। वो किसी प्रकार का उन्हें डर ना हो, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता हो कि आपकी जो कठिनाई, आपके प्रश्न हैं, आप कक्षा में उनको पूछ सकते हैं। तो इस स्वतंत्रता का सिद्धांत है। इसके बाद अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। देखें, प्रेरणा यदि किसी चीज के लिए हम बालकों को प्रेरणा देते हैं तो उससे प्रेरित होकर के कोई भी कार्य कर सकते हैं, जिसको मोटिवेशन भी कहते हैं। तो हमें बालकों को निरंतर पढ़ने के लिए,
प्रेरणा देनी चाहिए कि आप इस विषय को ऐसे पढ़ें। कठिन विषय को सरल तरीके से बताने की प्रेरणा देनी चाहिए कि यदि आप ज्यादा उसमें अच्छी मन लगा करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो निरंतर हमें कक्षा के अंतर्गत बच्चों को पढ़ने के लिए उनके विषय से संबंधित निरंतर प्रेरणा देती रहनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं। इस प्रकार से आज हमने जो भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत थे उनका ज्ञान प्राप्त किया। आप इनके नाम और परिभाषाएं याद करके रखें। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हर सब्जेक्ट के बनते हैं, क्योंकि भाषा शिक्षण की विधियां सभी के सिलेबस में रहती हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।